लेकिन यहाँ स्वतंत्रता से लॉक का मतलब स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था का जो नियंत्रण है वो कैसे होगा? प्राकृतिक नियमों के द्वारा होगा। तो प्राकृतिक नियम यानी बुद्धि पर आधारित नैतिक जो नियम हैं उनको ही लॉक ने प्राकृतिक नियम की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की है उसमें व्यक्ति अपना जीवन जिएगा और उसको किसी के अन्य के जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार वह दूसरों के साथ भी करेगा। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में किस तरह की व्यवस्था की बात जॉन लॉक ने प्रस्तुत की है। यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषता है वह क्या होगी, उससे पूर्व ये जानना जरूरी है कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यानी प्राकृतिक अवस्था में क्या हो जिसके द्वारा सही ढंग से शासन या व्यवस्था कार्य कर सके। तो सर्वप्रथम यहाँ जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जो व्यवस्था है उसमें जो मूल बात क्या होनी चाहिए? विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था, यानी जिसमें बुद्धि की बात हो, जिसमें नैतिकता की बात हो, उसको इस व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो विवेक जनित नियम है, विवेक जनित नियम जो होते हैं उनके उनका पालन किया जाए। और साथ ही साथ क्यों किया जाए? वो कहते हैं कि इसका पालन करने से मनुष्य को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने से रोका जा सकता है। और इसी आधार पर उन्होंने विवेक जनित नियमों के प्राकृतिक अवस्था में पालन की बात को स्वीकार किया है। अब लॉक प्राकृतिक अवस्था में ये भी मानकर चलते हैं कि शांति और संपूर्ण मानवता की अगर सुरक्षा की जानी चाहिए तो उस व्यवस्था को अंजाम दिया जाना चाहिए जहां पर इन उद्देश्यों को सर्वप्रमुख रखा जाए। यानी शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य जिस व्यवस्था में है वही व्यवस्था प्राकृतिक अवस्था मानी जानी चाहिए। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था की जो व्यवस्था की बात जॉन लॉक कहते हैं उसमें कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म और अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार एक और जहां जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप की चर्चा करते हैं वहीं वो यह भी कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था की व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा है। अब हम चर्चा करेंगे लॉक के अनुसार जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की गई है, जिसके स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा लॉक ने की है, या जिस प्राकृतिक अवस्था की व्यवस्था को वो विवेक जनित नियमों से जोड़ना चाहते हैं, ऐसी प्राकृतिक अवस्था की क्या विशेषताएं हो। अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो लॉक हैं वो ये मानकर चलते हैं कि व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है और ये प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसपे उसकी व्यवस्था भी की गई है। यानी न केवल प्राकृतिक अवस्था की बात और उसमें व्यक्तियों को अधिकार, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए व्यवस्था भी की गई है। दूसरी बात जो हम विशेषता के रूप में मान सकते हैं उसमें जॉन लॉक ने कहा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर भी किया जाता है। यानी इसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पालन कर रहा है तो वो स्वच्छंद रूप से या स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता के साथ किसी अन्य के अधिकारों या स्वतंत्रताओं में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा, बल्कि ये भी देखा जाए कि व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान और आदर किस किस स्थिति तक रखा जा रहा है। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था में मूल रूप में लॉक 3 तरह के अधिकारों को प्राप्त करने की बात कहता है। कौन से 3 मूल अधिकारों की बात? पहला होता है जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। और तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। पहले अधिकार जीवन के अधिकार की अगर हम बात करें तो लॉक कहता है कि आत्म संरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा या आकांक्षा होती है। यानी वो खुद को संरक्षित रखना चाहता है और उसकी जो सभी जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रधान प्रेरक तत्व यह आत्मरक्षण की भावना ही होती है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो बुद्धि संगत कार्य मनुष्य के विवेकाधिकार हैं। यानी अगर हम इसको सामान्य शब्दों में कहें तो लॉक के अनुसार हर व्यक्ति को अपना जीवन प्यारा होता है और उसको सुरक्षित रखना उसका सबसे प्राकृतिक अधिकार होता है।
अब अधिकार के का जो दूसरा रूप है उसमें वो बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक कहता है कि जो स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो स्वेच्छाचारिता नहीं होता, बल्कि लॉक के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार किसी किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करना या किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है। और प्राकृतिक नियमों के द्वारा जब हम एक नैतिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं, तो उस नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें लॉक मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहकर अपनी स्वतंत्रता के उपभोग का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा अधिकार की जो बात करता है वो है संपत्ति का अधिकार। लॉक कहता है कि संपत्ति का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल होते हैं। और साथ ही साथ लॉक ने जिस चीज़ को मनुष्य मानता है कि जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है, यह उस पर उसका पूर्ण रूप से प्राकृतिक अधिकार है। तो इस प्रकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के तीन मूल अधिकारों को लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का एक मूल विशेषता माना है, महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने रखा है। एक अन्य बात, विशेषता जो कि लॉक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों की समानता और अधिकारों की बात होनी चाहिए और उन पर पूर्ण ध्यान भी दिया जाना चाहिए। अंत में प्राकृतिक अवस्था की विशेषता जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण लॉक मानते हैं, कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम है, उनको सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। यानी वो नैतिक नियम ही है जो कि समाज को एक सामाजिकता का रूप देते हैं, जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति में विद्रोह या संघर्ष या विवाद न होकर के आपस में प्रेम भाव रहता है और सहयोग की भावना जन्म लेती है। अब प्रश्न उठता है कि लॉक ने अपनी जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की है और उस प्राकृतिक अवस्था को विवेक जनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित करने की बात की है, और उसके साथ वो यह भी कहता है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जैसे कि तुम दूसरों से अपने लिए आशा करते हो। तो ये जो अवस्था है जिसमें पारस्परिक संघर्ष की अवस्था भी नहीं थी, शांति और विवेक था, लेकिन इसके बावजूद प्राकृतिक अवस्था का इतना सुंदर स्वर्णिम चित्रण करने के बावजूद लॉक के अनुसार उसमें तीन कठिनाइयां थी, तीन कमियां नजर आती हैं। पहली बात, वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई निश्चित प्रकट और सर्वसम्मत विधि नहीं होती, यानी कोई कानून नहीं होता जिसके द्वारा उचित अनुचित या मतभेदों का निर्णय किया जा सके। दूसरी कठिनाई या असुविधा के अनुसार प्राकृतिक नियम या विधान को या इसके अनुसार निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या कोई संस्था नहीं होती। तो इस कारण से कई बार ये भी देखा गया है कि जो जो कानून हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और तीसरी जो कठिनाई है प्राकृतिक अवस्था की, जिसको हम असुविधा या कठिनाई के रूप में पाते हैं, कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय और दंड देने का अधिकार जो है वो होता है, लेकिन दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती। तो इस प्रकार से ये तीन जो जो असुविधाएं हैं, जो कमियां हैं, उनको लॉक ने हमारे सामने रखा और इनको दूर करने की जो जितनी भी असुविधाएं या जो कमियां नजर आई प्राकृतिक अवस्था में, इनको दूर करने की दृष्टि से ही मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौते या संविधा द्वारा राज्य का निर्माण किया। अब इस बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉक के अनुसार राज्य सत्ता की स्थापना मनुष्यों के पारस्परिक भय से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होती है, और इसी बात को ध्यान में रख करके ये जो असुविधाएं प्राकृतिक अवस्था में दिखी, इसी को ध्यान में रख करके जॉन लॉक ने एक तरह से एक समझौता किया और आगे चलकर सामाजिक समझौते द्वारा उसने एक राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम एक नए लॉक के विचार के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।